Welcome, dear students of grade 7. As I have already told you that the chapter biotechnology is little bit lengthy, so it will be conducted in 2 days, and we have so far discussed about the introduction of biotechnology and why the field is used, the initial step or the history of the DNA, and as well as the history of the antibiotics, and so far the technology which is used to manufacture the cheese and curd. So that was the initial or the old biotechnology in which the fermentation was used, and that is usually used to produce the carbon dioxide. Yeast was initially used, and fermentation is one of the types of anaerobic respiration in which the organism produces some of the enzymes that can liberate carbon dioxide or the large amount of the gas, और जिसकी वजह से ब्रेड और या जिस तरह से पिज़्ज़ा वगैरह में जो राइपनिंग आ रही होती है या राइज हो रहा होता है उसका साइज़, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद इंसुलिन की भी हिस्ट्री देखी थी, इंसुलिन को किस तरह से जीन्स के ज़रिए से ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी और जगह पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। इनिशियली शीप वगैरह में भी और दूसरे एनिमल्स में भी इंसुलिन को प्रोड्यूस किया गया, यानी दूसरे जानवरों में पिग्स, काउज या शीप के अंदर भी शुरू में कोशिश की गई, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है वो उससे प्रोड्यूस हुई हुई इंसुलिन को बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, कुछ एलर्जीज़ हो रही थी, और दूसरा ये है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बैक्टीरिया इकोलाई में इंसुलिन की पीक जो जीन्स थी वो उन्होंने एंटर कर दी, और जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को किल करके सिर्फ इंसुलिन को फ्रेशली जो है वो आइसोलेट करके ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट के लिए लगाया जाने लगा। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। जिस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों की फैसिलिटीज़ या उसके फ़ायदे के लिए जो है बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी तरह से एग्रीकल्चर में भी बड़ी लार्जली वास्ट फील्ड जो है वो उसके लिए हवाले से भी इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि हमारी आबादी जो है जैसे बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी प्रोडक्शन या उसका अच्छा प्रोड्यूस होना, उसकी क्वालिटी को बेटर करना, उसमें सप्लीमेंट्स का प्रॉपर कंस्टिट्यूशन, उसका प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस होना, या वो किसी बीमारी का शिकार ना हो, या किसी भी वजह से अगर वो XYZ पेस्ट या ड्राफ्ट, सैलाब और बाकी चीज़ों की वजह से अगर वो नुकसान हो रहा है, तो किस तरह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बेटर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में भी आ जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड होते हैं। ज़ाहिर जब हम जीन्स की बात कर रहे होते हैं तो वो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में लाजमी तौर से शामिल हो सकती है। अच्छा, जिसमें अभी आज हमने एग्जांपल में ये भी देखा था कि DNA का जिस हिस्से में आपने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसे भी किसी भी पार्टिकल के साथ इंजेक्ट कर दिया जाता है जीन गन के ज़रिए से, और फिर जिसमें हमने कोट करना है वो उसमें रिसीविंग सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। आमतौर से जो है वो बैक्टीरिया जो हैं वो मोस्टली यूज़ किए जा रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो जो भी हमें DNA, जिस चीज़ की भी DNA हमें चाहिए होती है, उसका जीन हम फाइंड आउट करके और वो पोर्शन जो है वो बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, ताकि तेज़ी के साथ ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई होंगे, तो वो लाजमी बात है जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी लार्ज कंसनट्रेशन में मिलेगा। साथ साथ जो है वो जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो बाकी भी जैसे उन्होंने राइस के अंदर ये मालूम किया कि हैं तो सिर्फ 12 क्रोमोसोम्स, लेकिन क्रोमोसोम 60,000 जीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वालिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि एक जीन स्पेसिफिक होता है। अच्छा, अब राइस जो है वो बेसिकली आम तौर से ज़्यादातर इलाक़ों की जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, वो राइस एक लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब ये कोशिश की जा रही है कि लोकल प्रोडक्शन में विटामिन ए को, क्योंकि विटामिन ए एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है हमारी आइज़ के लिए, और विटामिन ए की जो जीन होगी उसको आइसोलेट कर लिया गया है, ताकि उस जीन को जब हम इंसर्ट कर देंगे किसी भी क्रॉप के अंदर, स्पेशली राइस के अंदर, तो जितना भी राइस का प्रोडक्ट मिलेगा सब के अंदर विटामिन ए एक सफिशिएंट अमाउंट में, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगा। इस तरह से आँखों की बीमारियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यानी जो भी ऑर्डर आपको चाहिए, जो आप ऑर्डर देना चाहते हैं, वो आप जीन के ज़रिए इंसर्ट कर सकते हैं, या जिस ऑर्डर को आपने डिलीट करना है, जो चीज़ नहीं पसंद होती है उसकी जीन को डिलीट आउट कर दिया जाता है, ताकि वो नुकसान वाला फैक्टर प्रोड्यूस ना हो सके।
जैसे पोटैटोज़ हैं, पोटैटोज़ जो हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में ऑयल को एब्जॉर्ब करने की, सोक करने की सलाहियत रखते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की भी कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसी वर्किंग की जाए, यानी वो जीन्स ही डिलीट कर दी जाए जिनकी वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है पोटैटोज़, तो जिसकी वजह से वो ज़रा सा हेल्दी हो, वरना यह होगा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच सकता है। थर्डली, हेल्दियर एनिमल्स के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अहम काम कर रही है। जैसे आपको पता है कि वैक्सीन्स जो हैं, अब जैसे हमने एंटीबायोटिक का पढ़ा था ना कि एंटीबायोटिक जो है वो वन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करते हैं। अब वैक्सीन्स भी यही होती हैं कि एक्चुअली बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ले लिया जाता है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो है वो बॉडी के अंदर एंटर की जाती है। अब बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़, हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इनको डिटेक्ट करते हैं और लार्ज क्वान्टिटी में एंटीबॉडीज़ को बनाकर उस छोटी सी जो भी एंटीजन प्रोड्यूस किया गया था उसके ख़िलाफ़ वो फ़ाइट करते हैं। लेकिन वैक्सीन जो होती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, इन फ्यूचर कभी भी बॉडी के अंदर वो दोबारा वो एंटीजेंस या वो बैक्टीरिया कोई भी जर्म बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो वो उसको फ़ाइट करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे हम कंप्यूटर को कहते हैं ना कि उसके अंदर मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड हो जाता है, वो हर चीज़ को पहले से सेव कर लेता है। तो इसी तरह से यानी सिर्फ रिकॉल करनी पड़ती है। तो बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि जो हमारे वाइट ब्लड के डिफेंसिव सेल्स होते हैं, जब कोई जरासीम एंटर होता है तो पहले से अगर उसकी हिस्ट्री मालूम होती है तो ब्लड सेल जो है वो उसको इमीडिएटली डिटेक्ट करता है, उसके खिलाफ तेज़ी के साथ वाइट ब्लड सेल जो है एक्टिव हो जाते हैं और एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। वैक्सीन इसी वजह से दी जाती है। तो वैक्सीन जैसे न्यू कैसल डिजीज़ है जो आमतौर से पोल्ट्री, मुर्गी वगैरह में डिटेक्ट हुई थी, तो उनके खिलाफ पहले से वैक्सीन तैयार कर ली दी गई ताकि इनिशियल स्टेज पर उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है कि खुदा न खास्ता इन द फ्यूचर अगर वो मुर्गियाँ दोबारा से उस जर्म से इन्फेक्ट हो भी जाती हैं तो फ़ौरी तौर पर उनके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर दें। फिर इसी तरह से फंगस वगैरह को भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो आम तौर से मिट्टी वगैरह में मौजूद फंगस होता है वो उसको फाइंड आउट किया जा रहा है कि जो पैरासिटिक वर्म्स होते हैं, आपको पता है ना पेट में कीड़े हो जाते हैं इंसानों के भी और जानवरों के भी, तो पैरासिटिक वर्म्स बड़े ख़तरनाक होते हैं। जितना भी खाना इंसान कंज्यूम करता है, जानवर कंज्यूम करते हैं, वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। नतीजे में क्या होता है कि वो उसको रिटर्न नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसे फंजाई भी डिस्कवर किए गए हैं जो कि आराम से सॉइल से हासिल किए गए, ज़मीनों से हासिल किए गए, लेकिन उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो दूसरे पैरासिटिक वर्म्स को किल कर सकते हैं, जो कि ब्लड सकिंग टिक्स वगैरह होती है, जो जानवरों की बॉडी पे वो ऐसे कीड़े मकोड़े चिपक जाते हैं जिनका ब्लड सक करते हैं, उनको किल कर मतलब उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे जानवरों के खिलाफ, ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के खिलाफ पैरासिटिक वर्म्स को किल करने के लिए फंजाई को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट के हवाले से कि किस तरह से हमारी फ़िज़ा को साफ़ रखा जा सकता है। आपको पता है कि ज़्यादातर जो कचरा है जो गली मोहल्लों से और बाकी एक लार्ज स्केल पर कलेक्ट किया जाता है उसको जाके बर्न कर दिया जाता है। अब बर्न करने से सिर्फ और सिर्फ आखिर में एक राख बच जाती है, ऐश बच जाता है और उसके नतीजे में उठने वाला जो धुआं होता है वो लार्जली इस एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन अब इजिप्ट है और दूसरे और गर्म ममालिक हैं और दूसरे और सिविलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इस बात को नोटिस किया है कि जो भी डिकम्पोज्ड मटीरियल होता है, चाहे वो प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, जिसको हम आमतौर से ह्यूमस कहते हैं, और जो भी उसका लेफ़्ट ओवर मटीरियल होता है जिसमें खाने पीने के सामान, जो भी सीवेज है, एनिमल या प्लांट वेस्ट वगैरह है, जो उसको बायोडाइजेस्टर से ट्रीट करवाया जाता है। यानी उस सारे कचरे को अगर आप इस तस्वीर में देखें तो पूरा तमाम बहुत सारा एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो लेफ़्ट ओवर वेस्ट मटेरियल है उसको सील करने के बाद बायोडाइजेस्टर्स, कुछ ऐसे स्पेशल किस्म के जरासीम हैं, जैसे कुछ जरासीम जो हैं वो योगर्ट या कर्ड या चीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है कुछ बैक्टीरिया फंजाई की जो कि इन कचरे पर एक्ट करती है, उसके नतीजे में वो मीथेन गैस इस्तेमाल करती है। यानी एक से दो काम हो रहे हैं, एक तो जरासीमों ने उस कचरे को बगैर धुएं के या बगैर कुछ ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और कोई दूसरा दीगर पॉल्यूटेड मटेरियल पैदा किए बगैर उसको पूरा का पूरा डिकम्पोज कर दिया। साथ साथ एक बहुत अहम गैस जो कि मीथेन कहलाती है। मीथेन कौन सी गैस होती है? ये वो गैस होती है जो कि यहाँ पर हम घरों में चूल्हों में इस्तेमाल करते हैं, उसके नतीजे में मीथेन यूज़ हो गई। तो एनवायरनमेंट को
पलूट किए बगैर, पोल्यूशन के बगैर, और एक अच्छी मीथेन गैस और सिर्फ जरासीमों के ज़रिए से हासिल करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की एक अहम डिस्कवरी है इन्वायरमेंट के हवाले से। उसके अलावा हमारे पास है माइक्रोब माइनिंग। माइनिंग का मतलब ये तो जैसे आप कान समझते हैं ना, जैसे कोयले की कान होती है, नमक की कान होती है, जिसमें काम करके जो है वो चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी तरह से जो मुख्तलिफ मेटल्स हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, यूरेनियम है, ओर्स का मतलब ये होता है कि कचरों के अंदर से, क्योंकि वो बहुत इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी उसके साथ मिक्सड हुई हुई होती हैं। जब हम ज़मीनों से इन मादनियात को डिस्कवर कर रहे होते हैं या फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, माइनिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी एक्सट्रैक्ट भी आ जाता है साथ साथ। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में आयरन मिल जाए, जिंक मिल जाए, यूरेनियम मिल जाए, बल्कि उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब जाहिर सी बातें, चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये प्योर मटेरियल्स चाहिए, प्योर मेटल्स चाहिए, तो उसको ऑर्गेनिजम्स के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनिजम्स उन पर एक्ट करते हैं और जो ये मटेरियल्स होते हैं कि उनको प्योर करते हैं। तो ये भी अब माइक्रोब माइनिंग के ज़रिए से बग़ैर मशीनरीज़ के, बग़ैर धुएँ के और बग़ैर किसी पोल्यूशन मटीरियल के अब इन चीज़ों से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। देन वी हैव गॉट लास्ट टॉपिक विच इज़ द DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA के बारे में स्पेशल मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत नो हाउ दे चुकी हूँ कि किसी शख्स का DNA किसी दूसरे शख्स के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होता, लेकिन एक इंसान के अंदर का जितना भी DNA होता है, चाहे वो किसी के सर के बाल का हो या उसके पैर के नाखून का हो, चाहे वो ब्लड का हो, चाहे वो किसी भी हिस्से का हो, इस तरह से DNA के ज़रिए से आजकल आपको पता है कि क्राइम्स भी काफ़ी हद तक जो है वो काबू पा लिए गए हैं। उसमें DNA के जो भी सैंपल लिया जाता है, ब्लड का सैंपल हो या स्किन सैंपल हो या हेयर या नेल का सैंपल हो, उसको मशीन के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है, यानी उस पार्ट को एंटर किया जाता है और पूरे के पूरे, मैंने जो आपको DNA की एक सीक्वेंसिंग बताई थी, याद होगा आपको, अगर आप इसका फॉर्मेशन देखें DNA का, कि इसमें 4 तरह के बेसिस होते हैं, ठीक है ना, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। और एक शख्स का DNA जो होता है वो किसी दूसरे शख्स के साथ मैच नहीं करता, लेकिन एक इंसान का DNA दूसरे अपने सारे सेल से मैचिंग होता है। तो इसकी जो हम प्रोसेस कहलाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग की फिंगर प्रिंटिंग होती है, एक किसी शख्स का DNA भी दूसरे शख्स के DNA से नहीं मिल सकता, इसको हम फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। अगर आप यहाँ पे DNA का स्ट्रक्चर देखें तो जब ये अनवाइंड होता है तो वापस से दोबारा से इसका नेक्स्ट स्ट्रैंड बन जाता है। यही वजह है कि किसी भी शख्स का DNA दूसरे से सीक्वेंस नहीं मिलती। तो अब जो है वो इस ज़माने में DNA फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए बहुत हद तक जो है वो क्राइम्स में, यानी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए इसको अब बहुत अच्छा एक उनका टूल आ गया है। और अगर किसी पे कोई सस्पेक्ट किया जा रहा हो क्रिमिनल, तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वो तरीका है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा रही होती है ताकि सारे के सारे बैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएं और DNA की कंप्लीट सीक्वेंसिंग मालूम हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द चैप्टर। आई थिंक ये आसान सा, इंटरेस्टिंग सा, इंसानी ज़िंदगी के हवाले से और लाइफ के हवाले से, आपके इर्द गिर्द फैली हुई चीज़ों के हवाले से ये चैप्टर था, जिसमें मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर अभी भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।